दोस्तों नमस्कार, मैं रम्मू सिंह। आज हम बात करने जा रहे हैं सतना भाजपा जिला अध्यक्ष नरेंद्र त्रिपाठी से। नरेंद्र त्रिपाठी ने यह स्पष्ट रूप से बता दिया कि सतना जिले की सारी नगर पंचायत और नगर निगम में कौन कहां से चुनाव लड़ेगा, यह नाम पार्टी तय कर चुकी है। सुनिए क्या कह रहे हैं नरेंद्र त्रिपाठी। दोस्तों नमस्कार, मैं रम्मू सिंह। आज हम बात करने जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष नरेंद्र त्रिपाठी से। नरेंद्र त्रिपाठी जी, सबसे पहले तो मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि संगठन की टीम की घोषणा इस बार इतना विलंब क्यों? आप दूसरे टर्म से बने हैं जिला। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक तो सबसे पहली बात थी कि एक कोरोना की जो महामारी का एक प्रकोप चला, उसके तहत भारतीय जनता पार्टी के संगठन में सभी कार्यकर्ताओं को कहा गया कि इस पूरी महामारी में हमें जनसेवा का काम करना है। हम सब लोग राजनीतिक दल के कार्यकर्ता हैं, लेकिन राजनीतिक दल के कार्यकर्ता के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी का पूरा एक कार्यकर्ता कोरोना महामारी में गरीबों की सेवा में लग गए, भोजन पानी उनकी व्यवस्था में लग गए। इसलिए पिछले कार्यकाल में कितने समय में आपने टीम घोषित कर ली थी? पिछले कार्यकाल में लगभग टीम बनाने में 2 या 3 महीने लग गए थे। अभी सुना मैंने कि कुछ रायशुमारी के लिए कुछ लोग आए हुए थे। हाँ, भारतीय जनता पार्टी में इस बार सभी जिलों में हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की टोली बनी थी। 2 वरिष्ठ नेता हर जिले पे गए थे। उन्होंने वहाँ पे जनप्रतिनिधियों से, भारतीय जनता पार्टी के जिम्मेदार पदाधिकारियों से आपस में उनसे बातचीत की और कई कार्यकर्ताओं के नाम उन्होंने सुझाव के रूप में निकाले। रायशुमारी में या आपके भारतीय जनता पार्टी में जो मेरा दृष्टिकोण है, मुझे ऐसा लगता है कि सत्ता और संगठन में एक लकीर खींच दी गई है। संगठन के लोग सत्ता में नहीं जाते और सत्ता के लोग संगठन में नहीं जाते। मैं एक उदाहरण दे रहा हूं कि आज सांसद का परिवार सिर्फ सत्ता की कुर्सी के लिए दौड़ में है। अगर संगठन की बात करें तो अभी जिला पंचायत अध्यक्ष सुधा, उमेश प्रताप सिंह, लाला सिंह थी, तो क्या हम संगठन में कोई ऐसा दायित्व उन्हें दे सकते हैं? या कामाख्या सिंह नागेंद्र सिंह परिवार से हैं? देखिए, जो संगठन पे काम कर रहा और संगठन के लोग ही जब कोई चुनाव होता है तो सत्ता पे जाने के लिए हम अपने संगठन के लोगों को ही वहाँ पर डिस्कस करते हैं। वो प्रत्याशी होते हैं, चुनाव लड़ते हैं और जीत के जाते हैं। मेरा प्रश्न ये है कि जो संगठन में है वो संगठन में रहेगा और जो सत्ता में है वो सत्ता में रहेगा। ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं है, लेकिन बहुत से कार्यकर्ताओं की इच्छा संगठन में काम करने की होती है। वो संगठन पे काम कर रहे हैं। संगठन के माध्यम से हर आदमी तो सत्ता में जाना चाहता है, लेकिन सत्ता में न ले जाने की वजह क्या है? ना ले जाने की वजह नहीं है। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि ऑलरेडी जिनके नाम आपने लिए हैं वो जिम्मेदार दायित्व पे थे। हाँ, कोई जिला पंचायत में संगठन में रायशुमारी में या किसी में आप जिम्मेदार पद पे लेंगे? देखते हैं, अगर बातचीत होगी, अगर ऐसा कुछ महसूस होगा और उनकी संगठन में उनकी आवश्यकता होगी तो उनको लेंगे। लेकिन जहां तक मुझे लग रहा है कि सत्ता की मलाई चंद हाथों में रहती है, और अगर हम मलाई का शब्द लेते हैं तो दूध, गोबर, सानी भूसा, गाय, ये सब कार्यकर्ताओं के उसमें आ जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं है भारतीय जनता पार्टी में। मैं तो अपने दल की बात करता हूँ। हाँ, मैं सिर्फ बीजेपी की ही बात कर रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी में जो सत्ता पे भी रहता है वो कोई मलाई वाला विभाग नहीं रहता है, उसे भी काम करना पड़ता है। और वो भी वो संगठन में नहीं आते क्यों? नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे बहुत सारे लोग हैं हमारे यहाँ पे। उमेश सिंह लाला को कोई संगठन में उमेश सिंह लाला की बात मैं एक व्यक्ति की बात कर रहा हूँ। मैं कामाख्या सिंह की बात कर रहा हूँ। नागेंद्र सिंह परिवार हमेशा ही सत्ता में रहता है। देखिए क्या होता है कि हमारे भारतीय जनता पार्टी में भी देख लें या कहीं भी देख लें, माननीय बीडी भाई साहब हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं, वो लोकप्रिय सांसद अपने क्षेत्र के। ठीक है। हमारे आपके नागेंद्र सिंह जी हमारे विधायक हैं, वो प्रदेश वर्किंग कमेटी के मेंबर अलग चीज है, वो तो रखते ही हैं। मेरे पास एक उदाहरण आपके रीवा संभाग के सिंगरौली का है। कांतिदेव सिंह ने लोकसभा की टिकट मांगी और वो भाजपा के जिला अध्यक्ष रहे। उन्हें कहा गया कि आपको टिकट नहीं मिलेगी, आपको मिलेगा तो संगठन में ही पद मिलेगा। उन्हें प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया। मतलब संगठन के लोग संगठन में रहें, आप सत्ता की ओर मत देखें। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कि सत्ता पे गिने चुने पद होते हैं। हाँ, उन गिने चुने पद पे पार्टी जिनको उपयुक्त समझती है उन्हें उस जगह पे जाके भेजती है। वो सत्ता का ही हमारे संगठन का ही व्यक्ति वहां जाके काम करता है। रहा सवाल दूसरी संगठन एक बड़ा व्यापक क्षेत्र है।
संगठन में बहुत सारे कार्यकर्ताओं का समावेश है, इसलिए सत्ता पे हर आदमी नहीं जा सकता। विधायक किसी विधानसभा से एक व्यक्ति बन सकता है, जनपद का अध्यक्ष एक व्यक्ति बन सकता है, लेकिन उस विधानसभा में संगठन में काम करने के लिए हमारे मंडल की टोली होती है, हमारे मोर्चा प्रकोष्ठों की टोली होती है, हमारे ग्राम केंद्र नगर केंद्र की टोली होती है। तो इतना मतलब हमारा जो संगठन का जो पैमाना है इतने व्यापक स्तर पर फैला हुआ है, उसमें सभी कार्यकर्ताओं का समावेश हो जाता है। मेरा प्रश्न, या तो आप काट रहे हैं, बोलना नहीं चाह रहे हैं आप मेरे प्रश्न के उत्तर में कुछ, मैं ये कह रहा हूं कि सत्ता अलग है, संगठन अलग है। जो सत्ता में है वो संगठन में नहीं आएगा, और जो संगठन में है वो सत्ता में नहीं जाएगा। मैं आपकी बात को पहली बात तो स्वीकार करता हूँ, सत्ता और संगठन दोनों अलग है, लेकिन दूसरी बात का मैं खंडन ये करता हूँ कि ऐसा कोई गाइडलाइन नहीं है कि जो सत्ता में है वो संगठन पे नहीं आएगा। स्वाभाविक कोई ऐसा उदाहरण है कि जो सत्ता में रहे हों और उन्हें संगठन में दायित्व मिला हो? अपने जिले की बात कर रहे हैं। नहीं, बहुत सारे हैं। ब्रजेंद्रनाथ पाठक परिवार, रामेश गुप्ता परिवार, दादा सुखेन सिंह परिवार, अपना रामानंद सिंह परिवार, इन परिवारों ने सत्ता की ओर ही देखा। मैं आपको बता देता हूँ, दादा सुखेन सिंह जी हमारे भाजपा के एक जमाने में जिलाध्यक्ष थे। दादा सुखेन सिंह जी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष थे। दादा सुखेन सिंह जी भारतीय जनता पार्टी के पूर्णकालिक संगठन मंत्री भी रहे, फिर वो सांसद हुए। रामेश गुप्ता जी भारतीय जनता पार्टी में जनसंघ के प्रदेश अध्यक्ष रहे। मैं उसके बाद की बात कर रहा हूं, सत्ता के बाद मैं उसके बाद की बात करता हूँ। शंकर लाल तिवारी जी भारतीय जनता पार्टी के जिले के महामंत्री रहे। शंकर लाल तिवारी झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ में उन्होंने काम किया, फिर बाद में वो विधायक हुए। निर्मल सलूजा जी हमारे युवा मोर्चे के जिलाध्यक्ष रहे, उसके बाद वो पिछड़ा मोर्चे के उपाध्यक्ष बने। बहुत से ऐसे चेहरे हैं जिन्हें मैं कहता हूँ कि आज बहुत से ऐसे चेहरे, मैं उदाहरण उस पर नहीं जाना चाहता। मोतीलाल तिवारी जी हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष रहे, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्य सदस्य रहे, इसके बाद वो चुनाव में विधायक बने। तो रामदास मिश्रा इस बार एक नई क्राइटेरिया सुनाई दे रही है कि 55 साल से ऊपर वालों को पद नहीं दिया जाएगा संगठन में। नहीं, ये विषय हमारे प्रदेश नेतृत्व ने तय किया है कि हम जिले की टीम में 55 साल की उम्र तक के लोगों को इन्वॉल्व करें। मतलब ज्यादातर, ऐसा कोई वो नहीं कि अपवाद स्वरूप या कुछ विभिन्न परिस्थितियों के कारण आवश्यकता महसूस होती है तो हम उस जो 60 साल तक भी ले जा सकते हैं। और जो जिले की वर्किंग कमेटी बनेगी वो उसमें 70 साल तक के लोग रह सकते हैं। इसमें क्या हुआ कि वर्किंग कमेटी जब 70 साल तक के लोग रहेंगे, उनका एक्सपीरियंस, उनका अनुभव, और 55 साल की उम्र का जो क्राइटेरिया है, इसमें क्या है कि बहुत से जो नई टीम निकली है, नई मानसिकता है, नई जागरूकता है, उनको एक बार काम करने का अवसर मिलेगा। लेकिन अपवाद स्वरूप कुछ चेहरे हम 60 साल तक भी रख सकते। क्या महापौर का पद कैसे तय किया जाएगा? ये जहाँ महापौर वाली बात है या पार्षद वाली बात है, हम सबके यहाँ कोई एकाधिकार नहीं होता है। सही। भारतीय जनता पार्टी में कोई भी निर्णय सामूहिक निर्णय होता है, ये हमारी कार्य पद्धति में है। महापौर का भी जो हुए, हमारे पिछड़ा सीट है, उस पिछड़े सीट में से बहुत से दावेदार हैं जो उस पद के योग्य हैं। अगर 3 या 5 का पैनल देना हो तो आप कौन सा नाम देंगे? अभी तो हम इस क्षेत्र में मैंने विचार ही नहीं किया है, क्योंकि महापौरी का जो चुनाव है कुछ दिनों के लिए पीछे हो गया है। जब वो समय नजदीक आएगा, हमारे पास बहुत से दावेदारों के आवेदन पत्र आएंगे। जब लोग अपना अभी कोई आवेदन नहीं है? अभी तक हमारे पास ऐसा कोई विषय नहीं है। चलिए, एक सीधा और बहुत सरल प्रश्न है कि योगेश ताम्रकार को प्रदेश उपाध्यक्ष बना दिया गया, क्या उन्हें नगर निगम महापौर का दावेदार बनाया जा सकता है या नहीं बनाया जा सकता? ये वो माननीय प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं। प्रदेश नेतृत्व ने, हमारी जो प्रदेश की टीम है, प्रदेश नेतृत्व ने उन्हें सतना जिले से प्रदेश का उपाध्यक्ष देकर सतना जिले के कार्यकर्ताओं का मान बढ़ाया है। ठीक है, रहा सवाल संगठन सत्ता वाला, वो भी विषय, क्योंकि महापौर की टिकट, महापौर के पद के लिए चयन करना, ये हमारे प्रदेश नेतृत्व का काम है। प्रदेश नेतृत्व जिस भूमिका में, क्या जिला संगठन उनका नाम देगा? अगर वो हम लोगों की जब बात होगी और माननीय योगेश जी हैं और भी जो चेहरे हैं, वो जो लोग अपना अगर इच्छा प्रकट करते हैं और वो महापौर के चुनाव लोग लड़ना चाहते हैं, वो लोग जो आवेदन पत्र हमारे पास आएंगे, उन आवेदन पत्र पर हम विचार करेंगे और ऊपर प्रदेश संगठन से बात करके बाकायदे पैनल बना के नाम भेजेंगे। चुनाव भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते।
चुनाव के एन वक्त पहले उन्हें प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया, तो लोग ऐसा मान रहे हैं कि उन्हें महापौर पद से दूर किया गया। देखिए, चुनाव के एन वक्त पहले अपन नहीं कह सकते। चुनाव अपनी जगह है और संगठन का गठन अपनी जगह है। प्रदेश की टीम का बनना तय था, तो प्रदेश की टीम का जो गठन हुआ है, ये गठन तो उसमें उनका इन्वॉल्वमेंट हुआ है। प्रदेश का उपाध्यक्ष बना के उन्हें पूरे मध्य प्रदेश में उनको जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। उनको और भी पार्टी को सक्रिय करने की उनकी अलग भूमिका भी तय होगी। इसके अलावा महापौर का चुनाव एक अलग है। उस विषय में पार्टी, देखिए कोई भी दल होगा, अपना सबसे मजबूत विषय रखता है, मजबूत निर्णय रखेगा। चलिए, संगठन लोगों को सत्ता तक पहुंचाता है, लेकिन जो सत्ता में पहुंचते हैं, क्या कभी संगठन उनको अपने साथ बैठा के विकास की भी बातें करता है कि ये विकास की आवश्यकता है और आप सत्ता में हैं, आप हमारे जनप्रतिनिधि हैं, इसको आप आगे बढ़ाएं? कई बार हम लोग जनप्रतिनिधि, जो हमारे माननीय विधायक जी लोग हैं, सांसद जी हैं, हम जनप्रतिनिधि कई बार व्यक्तिगत तौर पे बैठते हैं और बैठकर पूरे संपूर्ण जिले की चर्चा करते हैं और कौन कौन सी विषय ऐसे हैं जो विषय हमारे शहर के अंदर उपयोगी है, जो होना चाहिए, उस पर बराबर चर्चा होती है। 16 साल में बीजेपी प्रदेश में है और 6 साल से केंद्र में है। ऐसे किसी बड़े विकास को, जिसको हम कहें कि ये भाजपा का विकास सतना को गिफ्ट में मिला। देखिए क्या है, जब 16 साल पहले मध्य प्रदेश की क्या स्थिति आप सबको मालूम है। मैं ये 16 नहीं, मैं उसमें जाऊंगा। एक पूरे बीमारू राज्य को, एक खस्ता हाल बदहाल राज्य मध्य प्रदेश को संभालने में और आज उसको एक सुदृढ़ और मजबूत स्थिति में लाने में जो प्रयास किया गया है, आज मध्य प्रदेश जिस सशक्त प्रदेश के रूप में खड़ा है, ये 16 साल की ही उपलब्धि है और ये भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व ही है। मैं सतना का विकास पूछ रहा हूँ कि सतना में ऐसा कौन सा विकास जो हम देख के कहें कि ये बीजेपी ने कर दिखाया, ये लोगों के काम आया, लोग इसको तरक्की माने, ऐसा कौन सा विकास? देखिए बहुत सारे, मैं तो कहता हूँ कि अगर आप सड़कों की बात करेंगे जी, तो सड़कों के मामले में तब की सड़कें और अब की सड़कों में जमीन आसमान का फर्क है। हम यहाँ से चित्रकूट जाते थे, एक छोटी सी सड़क रहती थी, डकैतों का भयग्रस्त क्षेत्र रहता था, आज वो रोडें सुधर गई। आप मैया चले जाइए, यहाँ से अमरकंटक तक चले जाइए, यहाँ से भोपाल चले जाइए, पूरी जो 4 लेन की रोड बन रही है, ये पूरी 4 लेन, उसका भी उपयोग सतना को मिल रहा है। आपने उस सड़क का नाम नहीं लिया कि देवेंद्र नगर से बेला तक की सड़क 11 साल से बन रही है। नहीं, 11 साल से नहीं बन रही है, 11 साल से बन रही है। मैं कहता हूँ, लेकिन बन रही है तो बन तो रही है, 4 लेन बन रही है, मजबूत सड़क बन रही है और जितनी बनी है उसको जाके देखें कि बनी कैसी है। मतलब 11 साल से हम देवेंद्र नगर से बेला तक की सड़क नहीं बना पाए। ऐसा मैं नहीं कह सकता, मैं कह रहा हूँ देवेंद्र नगर से बेला तक के बीच में काफी कुछ बन गया, बीच में काफी बन गई। इतने बड़े बड़े ब्रिज थे, इतने बड़े बड़े पुल थे, बड़े बड़े तुबुल, सबको बनाने में समय लगता है। हाँ, मैं मानता हूँ काम में लेट लतीफ है। आज शहर को स्मार्ट सिटी, आज हमारा प्रोजेक्ट काम कर रहा है। आज सतना के अंदर मेडिकल कॉलेज का काम चल रहा है। रेलवे लाइन पे सतना कुछ सौगातें मिली, वो अपने अलग चल रही है। हम 3 से 4था प्लेटफॉर्म नहीं बना पाए। अभी 3 प्लेटफॉर्म पे ही हमारा काम इतना व्यवस्थित चल रहा है। 3 प्लेटफॉर्म पे व्यवस्थित है। ट्रेनें 1-1 घंटे आउटर में खड़ी रहती हैं। आज यहाँ से 250 से 300 ट्रेनें निकल रही हैं। हमारे पास 3 प्लेटफॉर्म है और 3 ही रह गए। लेकिन कार्य हो रहे हैं, कार्य को गति मिल रही है। कैसे? हम ये ललितपुर सिंगरौली रेल लाइन बंद हो चुकी है। खुद सांसद ने ये प्रश्न उठाया है और यहाँ मीडिया में दिया है कि मैं वित्त मंत्री से मिला और 1 रुपए बजट केंद्र सरकार ने इस बार नहीं दिया। ललितपुर सिंगरौली रेल लाइन का काम ठप। ये सबको मालूम है कि ये कोरोना के महामारी पे विकास की गति को थोड़ा सा ब्रेक लगा है, लेकिन मैं ये भी मानता हूँ कि गति बंद नहीं हुई है, स्लो हुई है, धीरे धीरे। 1 रुपए की बजट नहीं है तो बंद माने, जब बजट ही नहीं तो बिना बजट के कैसे विकास होगा? अभी नहीं बजट तो बजट आएगा, बजट आएगा। और कोई डेवलपमेंट, सड़क को अगर हम डेवलपमेंट मानते हैं तो सड़क, बिजली, पानी, इसको हम मूलभूत सुविधा माने कि विकास माने? नहीं, ये मूलभूत सुविधाएं हैं, मूलभूत सुविधाएं, लेकिन जब विकास होगा तभी मूलभूत सुविधाएं मिल पाएंगी। मेरा सीधा सा कहना यह है कि जितनी प्रगति होनी चाहिए वो दर धीरे धीरे प्रगति के पथ पर हम हैं। मैं ये नहीं कह सकता कि हम तीव्र प्रगति से हैं, लेकिन हम प्रगति के पथ पर चल रहे हैं और हमारे सतना का भी विकास हो रहा है। जिस दिन शहर का मेडिकल कॉलेज बनकर तैयार हो जाएगा, जिस दिन स्मार्ट सिटी का प्लान पूरा कंप्लीट हो जाएगा, हमारी 4 लेन जिस बाईपास की जो रोडें हैं तकरीबन कंप्लीट हो गई हैं,
1-2 महीने के अंदर बाईपास सुचारू रूप से चालू हो जाएगा। यहाँ का काफी कुछ सतना का विकास दिखने लगेगा। चारों तरफ रिंग रोड बन जाएगी, बाईपास बन जाएगा और मेडिकल कॉलेज, इसके बाद हमें विकास दिखेगा। आपकी बात से मैं सहमत हूं कि चलिए बीमारी राज मिला, सुदृढ़ करने में और विकास की थोड़ा गति देने में हमको 16 साल लग गए। पूर्ण विकास करने में या पूर्ण स्मार्ट सिटी बनाने में हमको अभी कितने साल लग जाएंगे? मुझे तो लग रहा है कि इस कार्यकाल में कुछ कंप्लीट होगा। मतलब ये जो आने वाले 4 साल की केंद्र सरकार में स्मार्ट सिटी बन जाएगी सतना। बिल्कुल मानिए कि आपको उसका काम दिख जाएगा कि ये है, उसका काम दिख जाएगा। आखिर ये बजट जो है ये हमारे सतना के साथ ऐसा क्यों होता है कि आज हमारे बगल का रीवा हमसे 10 गुना नहीं 100 गुना आगे चला गया। तो उसका देखिए क्या होता है, रीवा सतना से बहुत पीछे था, ठीक है। रेल लाइन को वहाँ पहुँचने के बाद वहाँ के व्यापार में उठा हुआ, तो जब व्यापार में उठा हुआ तो वहाँ की जो मार्केट है या अन्य की डेवलपमेंट बढ़ेगा। स्वाभाविक है आज जो रीवा सतना से पीछे था, आज वो रीवा सतना से 100 गुना तो नहीं कह सकता, लेकिन रीवा सतना के मुकाबले खड़ा हो गया। ठीक है, ये अच्छी बात है ना। रीवा भी तो आखिर हमारे बिंदु क्षेत्र का एक बड़ा जिला है, रीवा भी हमारे मध्य प्रदेश का एक बड़ा हम जिला है। पिछड़ने का कारण जानना चाहते हैं कि क्या जनप्रतिनिधियों में आपसी सामंजस्य न होने के कारण रीवा में एक जनप्रतिनिधि कांग्रेस में थे, एक जनप्रतिनिधि ने ही आगे बढ़कर बीजेपी में काम किया और सतना में हर जनप्रतिनिधि पार्षद भी अपने को जिले का बॉस मानता है। नहीं देखिए, मैं तो ये मानता हूँ कि स्वाभाविक है, जनता ने आपको चुना है, आप जनप्रतिनिधि हैं, आपसे लोगों को बड़ा भरोसा रहता है, विश्वास रहता है और हमें उस पर खरा उतरना चाहिए। जनप्रतिनिधियों का सामंजस्य होना भी चाहिए। सतना में भी मैं ये नहीं कहता कि इनका सामंजस्य नहीं है, इनका एक तालमेल होता है। अब ये इनका सामंजस्य है, वो किस गति से काम कर पाए, किस प्लान से काम कर पाए, ये पूरा विषय तो जनप्रतिनिधि बता पाएंगे। संगठन की दृष्टि में तो यही कहता हूँ कि पार्टी ने जो जिम्मेदारी जनप्रतिनिधियों को सौंपी है वो अपनी जिम्मेदारी पर खरा उतर रहे हैं। आपकी नॉलेज में है, लेकिन फिर भी मैं ला रहा हूँ। जिला योजना समिति में शायद आप भी बैठते हैं। जिला योजना समिति की बैठक में यहाँ के विधायक नहीं जाते थे, राजेंद्र शुक्ला जब तक प्रभारी मंत्री थे। कहाँ सामंजस्य है? मैं आपसे बताऊं, उस समय जिस समय जिला योजना समिति राजेंद्र शुक्ला जी प्रभारी मंत्री थे, उस समय मैं जिला योजना समिति का सदस्य नहीं था। ठीक है, लेकिन ये आपकी जानकारी में तो होगा। लेकिन मुझे ऐसा कोई विषय समझ में कभी नहीं आया। नहीं, वो कभी नहीं गए। जब तक राजेंद्र शुक्ला प्रभारी मंत्री थे तब तक सतना के पूर्व विधायक शंकर लाल तिवारी कभी भी योजना समिति की बैठक में नहीं गए। ये विषय तो आप उनसे उस समय बात कराइए, तो विषय मुझे लग रहा 4 साल पहले की बात है और 3-4 साल पहले की बात है, तो बात करना सामंजस्य नहीं है, इसलिए कह रहा हूँ। मेरा मतलब कि विकास इसलिए रुका हुआ है। चलिए, आपकी बात अपनी जगह है, क्योंकि आपने जो देखा हुआ आपने अपनी बात की, लेकिन मेरा ये कहना है कि सामंजस्य की कहीं कोई कमी नहीं, जनप्रतिनिधि में कोई कमी नहीं रही। विकास जो हमारा लक्ष्य था कि शहर हमारा स्मार्ट सिटी में आ जाए, शहर में मेडिकल कॉलेज आ जाए, शहर में बाढ़ सागर का पानी आ जाए, शहर में बाईपास रोडें बन जाए, शहर का मतलब ये जो हम लोग चाह रहे हैं उस पर शहर को प्रोग्रेस हो रही, शहर की तरक्की हो रही है। चलिए, बहुत अच्छा लगा। संगठन की तरक्की कब तक करवाते हैं? बहुत जल्दी रमो भैया, रायशुमारी हो गई है। रायशुमारी में सभी हमारे जनप्रतिनिधियों का और पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं उन सब ने अपने अपने भाव प्रकट, अपनी अपनी इच्छाएं, अपने अपने विषय बता दिया है। उन्हीं कार्यकर्ताओं में से कुछ नाम निकल कर आ गए, जो नाम निकल कर आएंगे उन्हीं में हर समीकरण को देखते हुए, क्योंकि जिले की बॉडी में मेरा एक मकसद है, 7 विधानसभा का जिला है, बड़ा जिला है, तो जिले की टीम पे मेरा प्रयास रहेगा कि हर विधानसभा से जिले की टीम में 1-1, 2-2 जिम्मेदार पदाधिकारियों का इन्वॉल्वमेंट हो जाए, ताकि संगठन को जब हमें गति देनी हो तो उस विधानसभा के पदाधिकारी को हम उस विधानसभा की जिम्मेदारी भी सौंप सकें। संगठन बहुत मजबूत है, संगठन का एक एक कार्यकर्ता समर्पित होकर काम करना चाह रहा है। संगठन की भी अपनी एक मर्यादा है। भारतीय जनता पार्टी की जिले की बॉडी के साथ फिर हमारे अन्य 7 प्रकोष्ठ मोर्चे होते हैं, उन मोर्चों के अलावा भी कुछ प्रकोष्ठ होते हैं, सभी कार्यकर्ताओं को उसमें इन्वॉल्वमेंट हो। कुछ नए चेहरों को जगह मिलेगी, स्वाभाविक है। हमारे पिछली टीम पे कुछ ऐसे चेहरे थे जो जिनकी उम्र भी पैदा हो गई, जिन्होंने बहुत मेहनत के साथ संगठन को गति प्रदान की। अब वो थोड़ा सा अस्वस्थ भी रह रहे हैं,
हो सकता है उनको उनके अनुभव का लाभ हम किसी दूसरे प्रकोष्ठ में या हाँ, मार्गदर्शन मंडल में उनको ले जाके और नई टीम के कुछ लोगों को इन्वॉल्व किया जाएगा। यूथ सब उसमें यूथ भी रहेंगे और अनुभवी भी रहेंगे, कुछ पुराने कुछ नए चेहरों का मिश्रण होगा, दमदार टीम बनेगी। जो पिछली बार जो हम लोगों ने टीम के गठन के बाद एक लक्ष्य तय किया था, उस लक्ष्य में हमें सफलता मिली है। उस लक्ष्य को हम और आगे बढ़ाएंगे। आपके सामने चुनाव है, जिला पंचायत नगरीय निकाय दोनों, क्या तैयारियां हैं उसकी? संगठन के भारतीय जनता पार्टी की एक अपनी कार्यशैली है। हम सब चुनाव की घोषणा के पहले से ही हम लोगों का एक टेबल वर्क तैयार हो जाता है। हमने अपने सातों जो हमारे 10 नगर पंचायत है, नगर पालिका है, नगर निगम है, उन सभी पे हमारा कौन सी टीम कहाँ पे किस ढंग से काम करेगी, वो हमारी व्यक्तिगत तैयारियाँ चालू हैं। और चालू है कि हो चुकी? मैं उसको यही कहूँगा कि जब तक चुनाव नहीं हो जाता है तब तक हम उसको चालू भी करेंगे, शुरू भी करेंगे। मतलब सारी चीजें तय हो चुकी हैं, मतलब आप चलिए, बहुत अच्छा लगा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।